प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मार्च मंथ का सबसे बड़ा गिरावट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है ना, तब से अब तक का सबसे बड़ा गिरावट देखने को मिला है। हालात कितने खराब थे, मैं अपने पोर्टफोलियो के एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो 5.5% से भी ज़्यादा गिर गया था, 5.5% इन अ सिंगल डे। तो इससे ही क्लियरली पता चल रहा है कि आज मार्केट में हुआ क्या है। इसी तरह से कुछ दिन अगर चलता रहा तो पोर्टफोलियो में ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। सो इस वीडियो में जानेंगे कि भाई ये कौन कौन से रीज़न है। इनफैक्ट मैं 6 रीज़न्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसके कारण स्टॉक मार्केट का हालात ऐसा हो चुका है। गोल्ड सिल्वर बहुत ज़्यादा गिरावट, 10% के आसपास का गिरावट। जानेंगे कि गोल्ड सिल्वर में इतना ज़्यादा गिरावट क्यों हो रहा है, क्योंकि आइडियली तो जब प्रॉब्लम है तो उन्हें ऊपर जाना चाहिए। बट एनी हाउ, इसको भी एटलीस्ट 3 रीजंस तो मैं ऑफकोर्स आपको बता सकता हूँ जिसके कारण गोल्ड और सिल्वर में इतना बड़ा गिरावट हो रहा है। और ऑफकोर्स ये सब जब आप रीजंस सुनेंगे और समझेंगे तो आपको स्ट्रैटेजी बनाने में सुविधा होगा ना, कि आपको क्या करना चाहिए। इसके आधार पर आप आसानी से डिसाइड कर पाएंगे। और उसके बाद ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस जानेंगे कि भाई इतना गिरने के बाद फिलहाल वैल्यूएशंस कैसा है। क्योंकि पहले हमेशा हम लोग परेशान रहते थे ना, ओवर वैल्यूड, रिटर्न आएगा ज़्यादा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ओवर वैल्यूड है। अब भी क्या उस तरह का ओवर वैल्यूएशन है मार्केट में, या पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा हो चुका है? सभी कुछ, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी का हम लोग वैल्यूएशन चेक करेंगे। सबसे पहले तो मार्केट देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट में क्या हुआ है और ऑफ कोर्स वर्ल्ड मार्केट में क्या हुआ है। क्योंकि ये जानना जरूरी है कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इंडियन मार्केट ही गिर रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि पूरा वर्ल्ड ही गिर रहा है जो भी वॉर चल रहा है उसके कारण। तो इंडियन मार्केट के हालात तो ज़्यादा नहीं बोलो तो अच्छा है। नेक्स्ट 50 देखिए, मिड कैप, स्मॉल कैप, बहुत ज़्यादा गिरावट। और उसी तरह से सेक्टर थीम भी नहीं बचेगा ना इस तरह का गिरावट में। कंज्यूमर ड्यूरेबल देखिए, डिफेंस, बैंक, कंजम्पशन, ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा। यहाँ पे देखिए आईटी, मैं काफ़ी समय से बोल रहा हूँ, आईटी एक कॉन्ट्रा की तरह काम कर रहा है। देख रहे हैं ना, सब कुछ गिरा हुआ है लेकिन आईटी नहीं गिरा है, तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रा। और नीचे मेटल, रियलिटी, कंप्लीट ब्लड बाथ इसी को बोलते हैं। बाहर देख लेते हैं तो यूएस मार्केट तो खैर गिरा ही हुआ था, मैंने सैटरडे के लाइव स्ट्रीम में भी आपको ये सब बताया ही था। और एशियन मार्केट्स देखिए, जापान का मार्केट, हांगकांग का मार्केट, चाइना का मार्केट हमसे भी ज़्यादा गिरा हुआ है। यूरोपियन मार्केट में अच्छा खासा गिरावट है। और कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें जैसे गोल्ड सिल्वर, हम लोग आजकल तो बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ भी देखिए इसी को बोलते हैं कंप्लीट ब्लड बाथ। गोल्ड सिल्वर कुछ नहीं बचा आज। और क्रूड ऑयल देख लेते हैं, अभी तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय 113 के आसपास दिख रहा है ब्रेंट क्रूड, लेकिन हाँ कुछ समय पहले तक ये 114 चला गया था, थोड़ा सा हल्का सा गिरा है। और सबसे ज़्यादा आजकल जो इंटरेस्टिंग चल रहा है ना, वो है 10 ईयर जीसेक यूएस का। 4% से नीचे था थोड़ा, अब ये 4.41% हो गया है। मतलब कि यूएस में मानकर चला जा रहा है कि भाई अब इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस काफ़ी कम हो गए हैं या फिर नील हो गए हैं नियर फ्यूचर में। कटसी डोनाल्ड ट्रंप, मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि भाई अभी सबसे बड़ा जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है पूरे वर्ल्ड के सामने वो है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, पहले टैरिफ का प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट किया, पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे बंद किया उस प्रॉब्लम को, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसके बाद ये वॉर लेकर आए हैं। इजराइल सही बात है वॉर करता, लेकिन इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता ना, इतना बड़ा स्केल का वॉर नहीं होता। यूएस के कारण ये जो वॉर है वो इतने बड़े स्केल का हो गया है और पूरा वर्ल्ड, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप को ही होगा इससे। मैं काफ़ी समय से ये बात बता रहा हूँ ना, ये जो भी टैरिफ गेम खेला जा रहा है, अभी भी चल ही रहा है, या फिर ये जो वॉर हो रहा है, फाइनली आप देखें वो प्रॉब्लम सबको होगा, इसमें कहीं कोई डाउट है, हो भी रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मुझसे आप पूछें ना किसको प्रॉब्लम होगा, तो यूएस को होगा। ऑफ कोर्स आज के वीडियो में तो ये सब नहीं डिस्कस करेंगे, बाद में कभी मैं डिटेल में इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा। आज जान लेते हैं कि भाई कौन कौन से रीजंस हैं जिसके कारण मार्केट गिरा है। ठीक है, और गोल्ड सिल्वर क्यों गिरा है, हमारा मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, और वैल्यूएशंस भी। तो सबसे पहले वैल्यूएशंस ही देख लेते हैं ना, उससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। वैल्यूएशंस लार्ज कैप से शुरू करते हैं। तो लार्ज कैप में निफ्टी 50 का 5 ईयर का एवरेज पी देखें, ट्रेलिंग पी, तो रफली 22.9 के आसपास रहा है। ठीक है, और अभी कितना है, तो अभी 20 के आसपास आ गया है, 20.2, 20.3। ठीक है,
और 20 के आसपास या फिर 20 से जैसे जैसे वो नीचे जाने लगेगा तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव माना जाता है। तो लार्ज कैप में वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन जैसा कोई चीज़ नहीं बचा है, ये अट्रैक्टिव जोन में है। यहाँ से अगर और गिरावट आता है तो वो अंडर वैल्यूड जोन में जाने लगेगा। 20 से नीचे अगर आ जाता है, ऑलरेडी 20 हो चुका है। और मिड कैप के लिए हम देखेंगे निफ्टी मिड कैप, ठीक है, 150। वहाँ पे अगर आप एवरेज देखेंगे 5 ईयर का ना, तो 31.66 के आसपास, और अभी कितना है, 30 आ चुका है, 30.1, 30.2, ठीक है। तो ये भी 5 ईयर से एवरेज से काफ़ी नीचे आ चुका है। और यहाँ भी पहले के मुकाबले, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मिड कैप कोई बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो गया है, लेकिन पहले से कंपेयर कीजिए ना, 35, 40 इस रेंज में आ रहा था, अब ये 30 पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ भी पहले के मुकाबले बहुत अट्रैक्टिव हुआ है। और स्मॉल कैप में तो सबसे ज़्यादा गिरावट तो वहीं हुआ है ना, ज़्यादातर लोगों का फेवरेट तो स्मॉल कैप ही होता है। तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 का अगर आप 5 ईयर का एवरेज देखें ना, तो 27.6 के आसपास आएगा, और अभी कितना है, 24.4। तो पहले के मुकाबले यहाँ भी बहुत ज़्यादा गिरावट है। देखिए, अगर ये सिर्फ 5 ईयर का बता रहा हूँ, इससे भी अगर लॉन्ग टर्म जाएंगे ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए जाना ज़रूरी है। तो लार्ज कैप देखिए, बिल्कुल वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, कहीं कोई डाउट नहीं। कितना भी लॉन्ग टर्म आप देखें, 20 के आसपास का पी रेशियो इंडिया के लार्ज कैप के जो स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 का, उसे अच्छा माना जाएगा। मिड कैप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यही बोल सकते हैं कि भाई स्लाइटली ओवर वैल्यूड, ठीक है। पहले बोलते थे ना बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, अब ऐसा नहीं यूज़ करेंगे, अब ज़्यादा बोल सकते हैं स्लाइटली ओवर वैल्यूड, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन यहाँ ख़त्म हो चुका है मिड कैप में भी, ठीक है। स्मॉल कैप देखेंगे, यहाँ भी बोल सकते हैं स्लाइटली ओवर वैल्यूड। देखिए, स्मॉल कैप का वेरी लॉन्ग टर्म देखेंगे ना, तो लार्ज कैप के आसपास रहेगा वैल्यूएशन, या उससे थोड़ा कम ही रहेगा कभी कभी, ठीक है। तो अभी भी लार्ज कैप से ज़्यादा है, लेकिन हाँ, पहले वाली बात नहीं रही, ठीक है। तो तीनों ही जगह पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुआ, और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है निफ्टी 50, दैट इज़ लार्ज कैप्स, ठीक। तो नाउ जान लेते हैं कि हमारा वो 6 रीजंस क्या है जिसके कारण मार्केट में ये चल रहा है जो भी चल रहा है। तो सबसे बड़ा रीज़न ऑफ कोर्स यूएस, ईरान और इजराइल, ये जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मतलब यूएस और इजराइल का जो ईरान के साथ वॉर चल रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा एस्केलेशन आया है, जिसके कारण ही मार्केट में ये आप प्रॉब्लम देख रहे हैं। क्योंकि वॉर तो काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन एक मेजर एस्केलेशन है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, इसे आप 48 आवर्स के अंदर पूरी तरह से ओपन करो, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं करो। अगर आपने प्रॉब्लम किया तो यूएस ईरान के जो भी पावर प्लांट्स हैं उस पर स्ट्राइक करेगा। मतलब पावर प्लांट स्ट्राइक, आप समझ रहे हैं, सभी कुछ ईरान में बंद हो जाएगा। बिना पावर के तो कुछ चलेगा ही ना, अटैक भी नहीं कर पाएंगे, पूरा का पूरा लाइफ ही वहाँ पे रुक जाएगा। इस तरह का धमकी दिया है, और इसके बदले में ईरान ने भी बोला है कि अगर इस तरह का स्ट्राइक हुआ तो हम भी रिटेलिएट करेंगे। तो वो तो मिडिल ईस्ट के जो भी आसपास के कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ साथ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सभी को हम डैमेज कर देंगे। आपको पता है मिडिल ईस्ट में तो वाटर का बहुत प्रॉब्लम है ना, जो सी वाटर है उसी को क्लीन अप करके वो लोग पीते हैं। अगर वहाँ जो भी डिसैलिनेशन प्लांट्स उसको तोड़ दिया गया ना, तो पीने का पानी का ही प्रॉब्लम आ जाएगा। ईरान यही बोल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है, लेट्स सी क्या होता है। तो आज रात में या कल सुबह तक इस पर क्लैरिटी आ जाएगा कि यूएस क्या करने जा रहा है। और ईरान तो बिल्कुल सही बात है, ईरान के पास नथिंग टू लूज़। तो अगर यूएस ऐसा करता है तो ईरान भी अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेगा कि भाई जितना ज़्यादा रिटेलिएशन हो सके करेंगे। अगर ये सब होने लगा ना, पूरा एनर्जी आप प्लांट उड़ा दोगे, पूरा रिफाइनरी उड़ा दोगे, सब कुछ ही उड़ा दोगे, तो बचेगा क्या। तो ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा कंसर्न है, होना नहीं चाहिए ऐसा। मतलब अगर मुझसे पर्सनली पूछा, क्योंकि ये होगा तो फिर, और ये जो क्रूड ऑयल हम देख रहे हैं ना 114, 115, 113, ये तो 150 चला जाएगा या उससे भी ऊपर चला जाएगा। उसके बाद तो ये गिरावट भी आपको शायद छोटा लगे, और भी बड़ा गिरावट आ जाए। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये होगा तो यूएस के लिए भी कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है, वहाँ भी प्रॉब्लम आएगा। देखिए, ध्यान रखें कि जो ये प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। अगर ये अप्रैल तक पूरा चल गया, ठीक है, तब तो बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने जा रहा है। मतलब इंडिया में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हम तो पूरी तरह से ऊपर बाहर ही डिपेंडेंट है ना, तो यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो बस मनाइए कि आने वाले कुछ दिनों तक ये बंद हो जाए, क्योंकि अगर अप्रैल तक ये घिंच गया पूरा का पूरा इसी तरह से, तब तो प्रॉब्लम आने जा रहा है और सभी जगह।
ठीक है, सभी जगह ये प्रॉब्लम आएगा, सारे कंट्रीज़ में प्रॉब्लम आएगा, पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम आएगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। और ऑफ कोर्स जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़ा ऊपर जाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना 114 था, अभी 113 के आसपास। तो पहले तो 100 प्लस चल रहा था, अब तो 110 क्रॉस करके वहीं पे रुक गया है। तो ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा कंसर्न है भाई, हम तो सब बाहर से ही लाते हैं तो प्रॉब्लम तो होगा ही। रुपी ऑल टाइम लो 94 के आसपास चला गया है डॉलर के मुकाबले। FII सेलिंग, वो तो मौके की तलाश में रहते हैं, बेचने का बेच कर भाग रहे हैं। और उसके बाद US बॉन्ड यील्ड मैंने आपको बताया था ना कि भाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 4.31%। और उसके कारण ही गोल्ड में प्रॉब्लम आ रहा है। गोल्ड में आगे मैं इसको कवर करूँगा। डॉलर 100 के आसपास चला गया है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है। और ऑफ कोर्स पूरा मार्केट ही गिरा हुआ है, पूरा वर्ल्ड मार्केट में ब्लड बाथ चल रहा है। तो ऑफ कोर्स हमारा मार्केट भी नहीं बचेगा, ठीक है। अब है गोल्ड और सिल्वर में क्या प्रॉब्लम है, क्यों क्रैश कर रहा है भाई? जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में तो ये बहुत अच्छा है, सेफ हेवन है, बहुत ज़्यादा रिटर्न आना चाहिए। तो ये 10% का गिरावट कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। एनर्जी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं मतलब कि इन्फ्लेशन आने वाले महीनों में ऊपर जाएगा। इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा तो सेंट्रल बैंक कहीं भी इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट कहीं बढ़ाने का नौबत ना आ जाए। आपको पता है कि गोल्ड में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करने आप जाएंगे तो गोल्ड का कंपैरिजन आप फिक्स्ड इनकम से भी करेंगे। अगर फिक्स्ड इनकम में आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल रहा है, पहले था ना कि US में इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट गोल्ड को मिला कि अरे यहाँ तो कोई इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा है, गोल्ड में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब है कि नहीं, यहाँ इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो शायद, तो ये जो इंटरेस्ट रेट है थोड़ा ज़्यादा US में तो है रिलेटिवली, अगर आप कंपेयर करें लॉन्ग टर्म से। तो लोग बोलेंगे अरे छोड़ो, गोल्ड में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिटर्न आ ही चुका है, यहीं पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं क्योंकि यहाँ भी ठीक ठाक रिटर्न मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। सेकंड रीज़न है US डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। गोल्ड के हाई रिटर्न्स का एक बड़ा रीज़न था कि US डॉलर गिर रहा था, 96 के आसपास चला गया था। मैं तो हमेशा आप लोग को अपडेट करता हूँ। अभी 100 के आसपास चला गया, बढ़ गया है ये। तो जो भी दूसरे कंट्रीज़ वाले या फिर दूसरे करेंसी वाले जब गोल्ड में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो ऑफकोर्स उनको गोल्ड महंगा मिलेगा, क्योंकि गोल्ड का जो प्राइसिंग है वो US डॉलर्स में हो रहा है। तो जैसे जैसे US डॉलर स्ट्रांग होता जाएगा तो अगर आप दूसरे करेंसी से गोल्ड खरीदने जाएंगे तो आपको महंगा गोल्ड मिलेगा, तो ऑफकोर्स वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो रहा है। और तीसरा है बहुत बड़ा रीज़न प्रॉफिट बुकिंग। देखिए रिटर्न बहुत ज़्यादा आ चुका है गोल्ड में या सिल्वर में, ठीक है। तो ऑफकोर्स जब भी थोड़ा भी मौका मिलेगा कि यार चलो प्रॉब्लम दिख रहा है तो लोग भागेंगे बेचकर कि ऑलरेडी अच्छा खासा रिटर्न आ चुका है, क्यों उसमें लूज आउट करें, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। ये 3 मेन रीजंस थे। अब इस तरह के मार्केट कंडीशन में मैं क्या करूँगा, मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि आप क्या करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ना रफली अगर मान लीजिए कि 1 लाख के आसपास के लोग अगर देखते हैं तो सबका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है, या फिर जो रिस्क प्रोफाइल है, कितना रिस्क ले सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट होराइजन कितने सालों तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो जब तक आपको सही से पता ना हो कि सामने वाला का रिस्क प्रोफाइल कैसा है, इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, आप उसको गाइड सही से नहीं कर सकते। इसीलिए मैं हमेशा अपने बारे में बताता हूँ ताकि आपको उससे एटलीस्ट सम अंडरस्टैंडिंग मिल सके और उसके बेसिस पे आप भी अपना चेक करके डिसाइड कर सकें। तो मैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा ले सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 10 ईयर से उससे ज़्यादा है, ठीक है, और थोड़ा बहुत मार्केट नॉलेज भी है मेरे पास। तो उसके अनुसार मेरे लिए मार्केट जब भी गिरता है तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होता है। आज तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, मतलब जिन जिन स्टॉक्स में मुझे इन्वेस्ट करना था बहुत ज़्यादा गिरावट, 4%, 5%, 6% इस तरह का गिरावट। तो ऑफकोर्स जब इस तरह का गिरावट है और वो भी पहले ऑलरेडी गिरावट आ चुका है, उसके बाद इतना गिरावट, तो इन्वेस्टमेंट करने का मौका बनता है। तो मैंने तो आज भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। टॉप अप स्टॉक्स की बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि 10 साल प्लस का इन्वेस्टमेंट होराइजन है ना, तो ये गिरने से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, आपको अपना देखना पड़ेगा ना। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको लॉस नहीं झेल सकते हैं तो ऑफ कोर्स तब तो बहुत सारे दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं। देखिए दूसरों का सुनकर कभी डिसाइड नहीं करें, मैं बोल रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप भी करने लगे हैं, ठीक है। आपको देखना है कि भाई आपकी क्षमता क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितने सालों तक मार्केट में टिके रह सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम तो अभी चल रहा है ना, यहाँ से हो सकता है 5-10% और गिर जाए, ठीक है। आपने इन्वेस्ट किया, 5-10% गिर गया, प्रिंसिपल अमाउंट कम हो गया, कहीं आप डर कर भाग ना जाए, लॉस होगा। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप झेल सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं,
तभी इस तरह का कॉल लें, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे पैनिक सेलिंग होगा और पैनिक सेलिंग में लॉस ही होगा, ठीक है। पहले का अगर देखेंगे तो कई लोग लगा रहे इस तरह का गिरावट, भाई ये कोई बड़ी बात है, ये तो बड़ा गिरावट है ही। लार्ज कैप कितना 10% से थोड़ा ज़्यादा गिरा है, इतना ही गिरा है ना। लार्ज कैप 20, 30, 40% भी गिरता है, गिर चुका है पहले। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ आप अजीबोगरीब देख रहे हैं तो सिर्फ इसका ये मतलब है कि आपको जानकारी नहीं है, आपने मार्केट नहीं देखा है, ठीक है। ये कोई बड़ा गिरावट नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोग बोले 1.5 साल से, अरे भाई 2-3 साल तक कभी कभी रिटर्न नहीं है। स्मॉल कैप तो 2-2, 3-3 साल तक रिटर्न ही नहीं आता है, कई बार पहले हो चुका है, आप चेक करें। स्मॉल कैप 50% गिर चुका है, ठीक है। तो इस तरह का थॉट प्रोसेस सही नहीं कि अरे क्या हो गया, पहले कभी नहीं हुआ, मुझे नहीं पता था, ये सब पहले होता रहा। स्टॉक मार्केट ऐसा ही काम करता है, जितनी जल्दी आप समझ लें उसी में भला है। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, एवरेज आउट करके लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक रिटर्न दे देगा। इसीलिए तो मैंने वही फिलॉसफी बोला है ना, पड़े रहो फिलॉसफी, क्योंकि उसी में भला है। ये शॉर्ट टर्म के चक्कर में जाएंगे, रातों रात अमीर बनने के चक्कर में, वैसा ज़्यादातर आपका रॉन्ग नंबर लगेगा और प्रॉब्लम होगा। अंत में हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई इंडियन इकोनॉमी अभी भी फंडामेंटली स्ट्रांग है। हाँ, अगर ये वॉर लंबा नहीं चला तो, अगर ये 2-3 क्वार्टर तक चला ना, तो ये जो फंडामेंटली स्ट्रांग हम लोग बोल रहे हैं वहाँ प्रॉब्लम आने लगेगा। लेकिन हाँ, अभी वो प्रॉब्लम नहीं आया है। अगर आने वाले कुछ दिनों में कुछ रिजोल्यूशन यहाँ से मिल, देखिए वॉर से स्टॉक मार्केट को प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बार बार बताया। उसको क्रूड ऑयल से प्रॉब्लम है, गैस से प्रॉब्लम है। वॉर कितने भी साल तक चलता रहे, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस स्टेबलाइज कर जाए ना 80-90 के रेंज में, तो स्टॉक मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हैं ना, रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, शुरू में प्रॉब्लम हुआ, बाद में सब कुछ सेटल कर गया। अब तो 4 साल से ऊपर चल रहा है स्टॉक मार्केट को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही चीज़ यहाँ भी है। जैसे ही जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, वो थोड़ा वहाँ पे ट्रैफिक ठीक ठाक हो जाएगा, टैंकर्स का आने जाने लगेगा, और क्रूड ऑयल का जो प्राइस है जो 110, 115 इस रेंज में जा रहा है, 100 से नीचे चला आ जाएगा ना, 80-90, मतलब 90 तो जा सकता है ऑफकोर्स, उस रेंज में अगर जाता है तो देखेंगे सब कुछ फिर से स्टेबलाइज कर जाएगा। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अब जैसे SIP चल रहा है मेरा, या फिर जैसे मुझे STP करना है, बहुत अच्छा समय है, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। लमसम तो मैं फिर से वही बोलूँगा, भाई अभी वॉर रुका तो है नहीं, अभी डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं क्या करेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगेन स्टैगर्ड, बड़ा पैसा एक साथ ना, मेरे पास लाखों है, करोड़ों एक बार में जाके डाल दिया। मेरे पास हो तो मैं तो नहीं डालूँ मेरे पास मान लीजिए अभी 100 रुपीज़ है तो ठीक है भाई, 100 में 30 रुपीज़ 30-40 तो बनता है, मतलब अगर है तब ठीक है। और जिसके पास नहीं हो एंजॉय कीजिए ना। अगर पड़े रहो, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है आपका लॉन्ग टर्म का, क्या फ़र्क पड़ता है, वापस आएगा, फिर आपका रिटर्न बनेगा। सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा रखें, प्रोडक्ट ख़राब ना रखें। बार बार मैं रिपीट करता हूँ, पड़े रहो का कोई मतलब नहीं है अगर प्रोडक्ट ही ख़राब है, रिटर्न नहीं आएगा या फिर जो पैसा वो भी उड़ जाएगा, ठीक है। क्वालिटी चाहे स्टॉक्स हैं तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में जाएं, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सब कुछ चेक करके, डेट ज़्यादा ना हो, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट तो ऊपर जाने का प्रॉब्लम दिख रहा है भाई, ठीक है। एटलीस्ट कट तो नहीं होगा, बैलेंस शीट अच्छा हो, डेट ना हो, प्राइसिंग पावर ठीक ठाक हो, प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक चल रहा हो, ROE ठीक ठाक हो, ROC, ये सब बेसिक चीज़ देख लें। उसी तरह से म्यूचुअल फंड्स में भी क्वालिटी देख लें कि भाई ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है सालों से, फंड मैनेजर कौन है, अभी तक किस तरह से मैनेज किया गया है उसे, फंड हाउस कैसा है, ठीक है। सभी कुछ चेक करके अच्छे क्वालिटी में अगर डाला जाए और लॉन्ग टर्म तक बना रहा जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी इस समय जिसके पास कैश है ना, वो तो किंग है, कैश इज किंग। अगर किसी के पास है, मान लीजिए अभी भी है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर जैसे जैसे मौका मिलता है, जैसे मेरे पास तो अब थोड़ा बहुत बचा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है, तो भाई ठीक बात है, गिरेगा तो मैं इन्वेस्ट करूँगा। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि ज़्यादातर पैसा तो इन्वेस्टेड है, ठीक है। तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है बहुत अच्छी बात है, भाई इन्वेस्टेड है, मैं एंजॉय करूँगा, और गिरता है तो थोड़ा बहुत है वो डाल दूंगा। और जो पहले से इन्वेस्टेड है उसके लिए मैं परेशान नहीं हूँ कि भाई 10 साल के लिए डाला है ना, अब 10 साल तक में मार्केट गिरा रहेगा तब तो बात ही अलग है भाई। मैं मानकर चल रहा हूँ कि कुछ महीनों का है, मुश्किल से 1-2 साल पे फिर से अच्छा खासा रिटर्न आने लगा, मेरा थॉट प्रोसेस है। बट हाँ, 10 साल के लिए रखा है कि भाई मान लीजिए 1-2 साल तक और भी प्रॉब्लम चला तो मैं उसे झेल लूँगा, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए मेंटल कंडीशनिंग चाहिए कि भाई इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझें। अगर ये चीज़ आप समझते हैं, ठीक है, और इसे सही से इम्प्लीमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में मोस्टली एवरेज आउट करके रिटर्न्स ठीक ठाक आ जाते हैं। और अगर यहाँ पे आपको डर लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तब हमेशा ध्यान में रखें कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का, डिसीजन आपका है। कि आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैंने किसी का सुन लिया, किसी का देख लिया, उसने बोल दिया तो मैंने कर दिया। जी नहीं, आपका हार्ड अर्न मनी है, बनेगा तो आपका बनेगा, डूबेगा तो आपका डूबेगा। डिसीजन आपका होना चाहिए, ठीक है। पैसा बने तो आप क्रेडिट लें कि मैंने बनाया, और डूबे
तो डिस्क्रेडिट आपको ही लेना होगा कि मेरे कारण डूब गया, मैंने सही से स्टडी कर कर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।